शुरुआत राधे मां से। धर्म की धंधेबाजी के आरोपों से घिरी राधे मां के खिलाफ महिला वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अश्लीलता के आरोप लगाते हुए आरोप लगाया गया कि राधे मां धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस बीच राधे मां की गाथा का एक और अध्याय सामने आया है। आरोप है कि राधे मां की अकूत संपत्ति का राज उस घर के छठे मंजिल में छिपा है, जिस घर में उन्होंने 15 साल गुजारे। इस छठी मंजिल पर जाने की इजाजत राधे मां के अनन्य भक्तों को भी नहीं थी। यहां वही जाता था जिसे राधे मां चाहती थी। देखिए हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य की यह खास रिपोर्ट। लाल जोड़ा, लाल चूड़ी और लाल तिलक लगाकर जब राधे मां अपने भक्तों के बीच आती हैं तो सब कुछ मायावी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे राधे मां का तिलिस्म टूट रहा है। उनकी मायावी दुनिया का सच सामने आ रहा है। राधे मां की मायावी दुनिया का सबसे बड़ा किला है ये इमारत। ये इमारत मुंबई के मशहूर MM मिठाई वाला परिवार की है, जो कि राधे मां के अंध भक्त हैं। मुंबई की बोरीवली में स्थित इस 6 मंजिला इमारत राधे मां भवन से चलता है उनका पूरा कामधाम। आरोप है कि इसी इमारत में चलती है राधे मां की धर्म की दुकान। इस इमारत की 5वीं मंजिल पर लगता है राधे मां का दरबार, जहां वो कथित सत्संग करती हैं। और इस 5वीं मंजिल के ऊपर है राधे मां की रहस्यमयी दुनिया। दरअसल राधे मां पर अश्लीलता फैलाने के जो आरोप लग रहे हैं, उसका राज इमारत की छठी मंजिल से ही जुड़ा है। छठी मंजिल का रहस्य आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। राधे मां की कहानी शुरू होती है पंजाब के गुरदासपुर से। गुरदासपुर के दोरगला गांव की बब्बो और सुखविंदर कौर ने करीब 25 साल पहले खुद को देवी दुर्गा का अवतार बताते हुए माता की चौकी का आयोजन शुरू किया। इसी दौरान बब्बो ने अपना नाम राधे मां रख लिया। कुछ साल बाद स्थानीय VHP नेता सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद राधे मां गुरदासपुर से भागकर दिल्ली आ गई। यहाँ एक भक्त के घर वो 3 साल तक रही। इस दौरान राधे मां की मुलाकात संजीव गुप्ता से हुई और राधे मां की किस्मत रातों रात पलट गई। ये संजीव गुप्ता कोई और नहीं बल्कि मुंबई के मशहूर MM मिठाई वाला के बेटे हैं। संजीव गुप्ता राधे मां को अपने बोरीवली स्थित घर लेकर आए। गुप्ता परिवार पर राधे मां ने ऐसा जादू चलाया कि पूरा परिवार उनका अंधभक्त हो गया। यहाँ तक कि गुप्ता परिवार में जिसने भी राधे मां का विरोध किया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी ताजा शिकार गुप्ता परिवार की बहू है, जिसने राधे मां समेत गुप्ता परिवार के 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। गुप्ता परिवार ने बोरीवली स्थित अपने आलीशान मकान का नाम बदलकर राधे मां भवन कर दिया और इसकी 5वीं और छठी मंजिल राधे मां के नाम कर दी। 5वीं मंजिल पर राधे मां का दरबार लगता है, जबकि छठी मंजिल पर राधे मां खुद रहती हैं। राधे मां के पूर्व भक्तों और चश्मदीदों के मुताबिक छठी मंजिल पर राधे मां के अलावा सिर्फ वही जाता है जिसे राधे मां खुद बुलाती है। उनकी इजाजत के बगैर छठी मंजिल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सवाल ये कि छठी मंजिल का ऐसा कौन सा राज है जिसे राधे मां सबसे छिपा कर रखना चाहती हैं? क्यों कुछ चुनिंदा लोगों को ही छठी मंजिल पर जाने की इजाजत है? उनका नाम है, उसकी मौज चलती है। अय्याशियों को उन्होंने टर्म दिया हुआ है मौज। देवी माँ मौज में है। मौज में जब देवी माँ है तो कुछ भी कर सकते हैं वो। मतलब वो उनके छठे माले पे उनका जो पर्सनल रूम है, वहाँ पे उनकी इजाज़त के बिना कोई आ जा नहीं सकता है। वो जो बोलेंगे कि मुझे ये आदमी ऊपर आना चाहिए, बस वही जाएगा और उसी को जाना ही है। फिर वो अब ऊपर 6 माले पे फिर वो क्या करते। चश्मदीदों का आरोप है कि इसी छठी मंजिल में सजती है राधे मां की धर्म की दुकान। इस मंजिल पर रची जाती है धर्म के नाम पर फरेब की कहानी और यहीं पर रोसी जाती थी धर्म की आड़ में अश्लीलता। 7 साल तक राधे मां के यहाँ सेवादार के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का दावा है कि छठी मंजिल पर अक्सर आइटम सॉन्ग बजते थे। सेवादार के मुताबिक इन्हीं आइटम नंबर पर राधे मां मदहोश होकर थिरकती थी। दौड़ते हुए आइटम नंबर्स पे डांस कर रहे हैं। मतलब डांस तो उनका फेवरेट है पूरे टाइम, लेकिन कभी पूजा पाठ तप करते हुए कभी नहीं देखा।
ये भी नहीं समझता कि वो संत हैं भी या नहीं। हम तो नहीं मानते वो संत हैं, क्योंकि संत कोई भी होता है वो त्यागी होता है, और ये इसमें त्याग की भावना ज़रा भी नहीं है। इसमें दुनिया भर की लालच है, मोह माया है, हर चीज़ की दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़, महंगी से महंगी चीज़, डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर चोले, मर्सिडीज़ गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ों की इसमें मोह माया है। तो ये कहाँ से कोई देवी है, कहाँ से कोई संत है? पूर्व सेवादार का कहना है कि राधे माँ की सारी प्राइवेट बैठकें इसी मंजिल पर होती थी। यहीं पर उनकी चौकी का रेट भी तय होता था। आरोप है कि राधे माँ के एजेंट, जिन्हें सेवादार कहा जाता है, वो अमीर लोगों को जाल में फंसाकर यहाँ लाते थे और उसकी मुलाकात राधे माँ से कराते थे। आरोप है कि खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे माँ अक्सर अपने करीबियों को गालियां देती थी। राधे माँ तो सबसे बड़ी आरोपी है उसमें, मतलब वो तो सबसे ज्यादा गाली गलौज, वो जितनी गाली गलौज करती थी बाकी 6 शायद इतनी गालियां नहीं देते थे, और ऐसी गालियां देती है वो तो कि हम भी नहीं कोई मतलब सुन सकता है। राधे माँ के पुराने भक्तों और सेवादारों का कहना है कि इस इमारत में राधे माँ का विरोध करने वाले की कोई जगह नहीं है। आरोप है कि राधे माँ ने अपने खास सेवादार टल्ली महाराज और छोटी माँ के साथ मिलकर MM मिठाईवाला परिवार में फूट डाली और गुप्ता परिवार के बड़े बेटे संजीव को अपने पाले में कर लिया। करीब 15 साल से राधे माँ इसी 6 मंजिला इमारत में अपना राज चला रही हैं। हालांकि राधे माँ के करीबी उन पर लगने वाले सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। चौकी के लिए लेकिन सेटिंग की जाती, बाकायदा लॉबी कोई सेटिंग की जाती, बिल्कुल नहीं। बतौर एजेंट के तौर पर काम करते बिना नहीं बेटा, हम एजेंट नहीं है, हम सेवादार हैं। एजेंट हो गए आप जैसे लोग, हम तो सेवादार हैं, ठीक है। हम कोई एजेंटी का काम नहीं करते, ना ही हमारे को कोई जरूरत है करने की बेटा। सुनिए, यहाँ कोई भी एजेंट नहीं है। जैसा आपके ऊपर आरोप है उसके इनकार आप किसी और पर आरोप लगा नहीं सकते। मेरा सबसे खाली आपने बोला, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दिया आपको, मैं आरोप नहीं लगा रहा कि आप एजेंट हैं। बहरहाल इस पूरे विवाद और तमाम आरोप लगने के बाद राधे माँ ने अपना ठिकाना बदल दिया है। वो इस शानदार इमारत से निकलकर दक्षिण मुंबई के पौष वाल्केश्वर इलाके में अपनी ही एक और भक्त के घर रह रही हैं। भले ही राधे माँ ने अपना ठिकाना बदल लिया हो, लेकिन अब भी उनके कई राज इस छठी मंजिल में दफन है। पुलिस बहुत जल्द राधे माँ के सभी राजदार, पूर्व सेवादार और गुप्ता परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने वाली है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठा सके, साथ ही में इस पूरे मामले की टूटी कड़ियों को जोड़ सके। कैमरामैन रमेश और निशाद शमशी के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और अब इंडिया 9 बजे में उस नाम की जिसका नाम आते ही तमाम देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी हो जाती हैं। और क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां, पॉलिटिकल पार्टीज भी वो एजेंडे में रहता है। बात हम कर रहे हैं दाऊद की, और दाऊद को भारत आने से किसने रोका, ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2013 में दाऊद इब्राहिम ने भारत लौटने की कोशिश की थी। पेशे से वकील एक कांग्रेस नेता के जरिए उसने अपना ये पैगाम सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया था। उसने भारत लौटने के लिए कुछ शर्तें भी रखी। इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के मुताबिक दिल्ली के उस बड़े वकील ने दाऊद की भारत वापसी के प्लान के बारे में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं से चर्चा की थी। इतना ही नहीं, अखबार का दावा है कि उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंची थी, लेकिन सरकार ने इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। सरकार दाऊद की शर्तों पर उसकी वापसी के पक्ष में नहीं थी, लिहाजा देश के सबसे बड़े दुश्मन को भारत लाने का प्लान सरकार की चौखट पर ही दम तोड़ गया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही इंतजार भारत की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी है, जो पिछले 25 साल से अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को दबोचने की ताक में। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश का सबसे बड़ा दुश्मन कानून के लंबे हाथों की पकड़ से दूर है। लेकिन 2 साल पहले केंद्र सरकार को एक सुनहरा मौका मिला था देश के सबसे बड़े दुश्मन को भारत लाने का। उसके गुनाहों के लिए भारत उस पर मुकदमा चलाने का मौका खुद चलकर सरकार के पास आया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2013 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भारत लौटने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि भारत वापसी के लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। दिल्ली के एक बड़े वकील और कांग्रेस नेता ने कांग्रेस नेतृत्व को बताया था कि दाऊद इब्राहिम भारत वापसी के लिए तैयार है। उस वकील ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं से दाऊद इब्राहिम की वतन वापसी के प्रस्ताव पर चर्चा भी की थी। उस बातचीत में दाऊद को हॉट पोटैटो यानी गर्म आलू बताया गया और कहा गया कि भारत में दाऊद की शर्तों पर मुकदमों की सुनवाई आसान नहीं होगी। जिस वकील ने दाऊद को लेकर कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा था, वो डी कंपनी के कई मामलों को भी देख रहे हैं और लगातार दाऊद के परिवार के संपर्क में भी थे। अखबार के मुताबिक
2013 में दाऊद के प्रस्ताव से यह भी पता चला कि वो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और भारत लौटकर परिवार के साथ रहने को बेताब है। तत्कालीन यूपीए सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि दाऊद के लौटने के प्रस्ताव पर पार्टी और सरकार में ऊपर तक बातचीत हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दाऊद के प्रस्ताव पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के बीच भी चर्चा हुई थी। दाऊद की वापसी के प्रस्ताव से जुड़े अखबार के सवालों का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ईमेल के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि दाऊद इब्राहिम की वापसी के ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा की बात उन्हें याद नहीं, जबकि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से इस बाबत संपर्क नहीं हो पाया। दाऊद की वापसी के प्रस्ताव के बारे में जब यूपीए सरकार में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान दाऊद से जुड़ी कोई जानकारी उनके पास नहीं आई थी। When I was Home Minister of the country, we had no information from any source, any agency. From any agency, there was no information to us. शिंदे के इस बयान ने उनका झूठ उजागर कर दिया, क्योंकि 8 जनवरी 2014 को उन्होंने कहा था कि भारत सरकार दाऊद को वापस लाने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की भी मदद ली जा रही है। मैंने आपको बताया कि उनको हम अमेरिकन जो FBI है उनके साथ मेरी बात हो गई है, FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। हालांकि मौजूदा बीजेपी सांसद और 2013 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना सही हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी दाऊद के लौटने के प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दाऊद के बारे में जब भी कोई बात करते थे, निश्चित रूप से मुंबई पुलिस को उसमें नेट में रखा जाता था, लूप में रखा जाता था। और जैसे आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान आया है, उन्होंने कहा मुझे इस तरह की कोई बात भी याद नहीं आती। हो सकता है कुछ लोग जो है पब्लिसिटी के हिसाब से इस तरह की बात कर रहे हों। इस बीच दाऊद की वापसी के प्रस्ताव के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने दाऊद को न लाकर गलत किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार उसे वापस लाकर दिखाए। वो देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले का सूत्रधार रहा है और उसको लाने से मना कर रहे हैं, ये समझ के परे। आज बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री दाऊद इब्राहिम को वापस लेकर आए, और अगर वापस नहीं ला सकते तो वो जहां भी है, बीजेपी ही कहती थी इसी तरह खत्म कर दें जैसे बिन लादेन ने किया था। पाकिस्तान के ऊपर ऐसा दबाव बनाइए, पाकिस्तान के छाती पे पांव रख के उसको दाऊद को खींच के लाना चाहिए। ऐसी बात करके या पेपर करके ये नहीं होता है। दाऊद इब्राहिम कई सालों से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में कराची के पौश इलाके में रह रहा है। जानकारों का कहना है कि दाऊद का भारत लौटना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर वो ISI के इतने राज जान चुका है कि वो दाऊद को किसी कीमत पर लौटने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब बात कितने तैयार हैं हम। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी और उधमपुर में आतंकियों के हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट घोषित किया गया। सवाल ये कि आतंकी हमले से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, यही नाम है हमारी स्पेशल सीरीज का। इस सीरीज की दूसरी कड़ी में हमने गुलाबी नगर जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 7 साल पहले जयपुर सीरियल धमाकों से दहला था। हमने पता लगाया कि क्या 7 साल बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उस हमले से कोई सबक लिया या नहीं। देखिए हमारे संवाददाता भवानी सिंह की यह खास रिपोर्ट। मई 2008 को जयपुर एक के बाद एक 9 सीरियल धमाकों से कांप उठा। इन धमाकों में 68 लोगों की मौत हुई थी।
इनमें से एक धमाका जौहरी बाजार में हनुमान मंदिर के बाहर हुआ था। धमाके के 7 साल बाद हमने पता लगाने की कोशिश की कि जौहरी बाजार में सुरक्षा के हालात कितने बदले हैं और जयपुर पुलिस ने कितना सबक सीखा है। 7 साल बाद कैसे सुरक्षा इंतजाम है, कितनी सतर्क पुलिस है और लोग कितने जागरूक है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस जौहरी बाजार के अंदर। जौहरी बाजार की भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे हनुमान मंदिर में हर वक्त लोगों की भीड़ रहती है। खासतौर पर मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ यहाँ जुटती है। हमने यहाँ की चौकसी और पुलिस की तेजी को परखने का फैसला किया। जिस वक्त हम हनुमान मंदिर के बाहर लगे वाटर कूलर के पास पहुंचे, उस वक्त आसपास काफी चहल पहल थी। जौहरी बाजार के सांगानेरी गेट पर हनुमान मंदिर के करीब हम खड़े हैं। हनुमान मंदिर पर ही 2007 में बम धमाकों में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था। उस वक्त जो बम है वो एक टिफिन के अंदर साइकिल पर लटका कर रखा गया था। हमारे हाथ में भी ये टिफिन है और अब हम इस टिफिन को हनुमान मंदिर के करीब कहीं रखने की कोशिश करेंगे मंदिर के बाहर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम रख पाते हैं या नहीं और कोई हमें टोकता है या नहीं। इसके जरिए हम सुरक्षा को जांचने की कोशिश करेंगे कि लोग कितने जागरूक हैं और पुलिस कितनी सतर्क है। मंदिर के गेट के बाहर 5 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे और संदिग्ध टिफिन वहां रख दिया। हमारा कैमरा लगातार इस टिफिन की निगरानी कर रहा था। न तो पुलिस और न ही आम लोगों का ध्यान इस टिफिन पर गया। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वाटर कूलर के पास पहुंचा। हमें लगा कि शायद वो इस लावारिस टिफिन के बारे में कोई पड़ताल करे, लेकिन वो भी पानी पीकर चलता बना। आधे घंटे से ज्यादा देर तक लावारिस टिफिन मंदिर के बाहर चबूतरे पर पड़ा रहा। आधे घंटे पहले हमने टिफिन रखा है, लेकिन आधे घंटे से हमें किसी ने नहीं पूछा यहाँ पर। यानी कि कोई भी आकर यहाँ अगर टिफिन इस तरीके से रख जाए आतंकी, तो शायद ही कोई पूछने वाला हो। मंदिर के बाहर 3 सीसीटीवी लगे हुए हैं। हमने मंदिर के सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर कैलाश से बात की और उनसे पूछा कि आखिर सीसीटीवी की निगरानी कौन करता है। तो उन्होंने कहा कि कोई निगरानी नहीं करता, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाता है। ये सुनकर हम सन्न रह गए। क्या ये जो ये टिफिन है आपके सीसीटीवी कैमरों में तो आया होगा? मैंने रखा, मैं यहाँ पर आया हूँ, कैमरों में आया होगा? हाँ, आया होगा। हमें आप दिखा सकते हैं कि आपके कैमरों में आया है? जी देख सकते। एक बात बताएं, अगर ये कैमरों में आया तो आधे घंटे में रेस्पॉन्स सिस्टम काफी कमजोर है। वहाँ पर लोग बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मॉनिटरिंग में सेविंग है, सब सेविंग है वहाँ, उसके में कोई कांस्टेबल नहीं बैठा हुआ है। हमें अभी और झटका लगना बाकी था। जरा इस सीसीटीवी मॉनिटर को देखिए। धूल से बचाने के लिए इसे पर्दे में ढक कर रखा गया है और जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई तो हमारे होश उड़ गए। तस्वीरों में वो जगह साफ दिख रही थी जहां हमने लावारिस टिफिन रखा था। अगर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग ढंग से की जाती तो हम तुरंत पकड़े जाते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा था। हमारी इस पड़ताल ने जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 7 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल धमाकों के बाद पूरे शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन अगर सीसीटीवी की सही तरीके से मॉनिटरिंग न हो तो फिर उसे लगाने का क्या औचित्य? क्या सीसीटीवी की तस्वीरें हमला रोकने की बजाय हमला होने के बाद सुराग तलाशने के लिए हैं? इस सवाल के जवाब से ही जयपुर की सुरक्षा जुड़ी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। इसी के साथ इंडिया 9 बजे में आज अभी बस सिर्फ इतना ही, लेकिन 9:30 बजे देखेंगे खास पेशकश, अंतरिक्ष में किसने चखी सब्जी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।